त्रिवेदी की भविष्यवाणी लाइए जरा स्क्रीन पर। सबसे पहले विजय त्रिवेदी से जब यह पूछा गया अब की बार 24 में क्या होने वाला है, वो कहते हैं एनडीए की जीत तय है, इसमें कोई शक अब नहीं होना चाहिए। अभी मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर विजय त्रिवेदी ये कह रहे हैं, अभी पूछता हूं। जब विजय त्रिवेदी से पूछा गया एनडीए और इंडिया की ताकत कमजोरी बताइए, तो वो कहते हैं इंडिया की ताकत है क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज, और कमजोरी है कांग्रेस। और एनडीए के बारे में यही सवाल किया गया तो विजय त्रिवेदी कहते हैं ताकत और कमजोरी में ताकत है पीएम नरेंद्र मोदी और कमजोरी है मोदी पर पूरी निर्भरता। विजय त्रिवेदी यहीं से शुरू करते हैं जी। पंडित विजय त्रिवेदी, कितनी सीटों के आसपास आप देख रहे हैं, क्या आपका अंदाजा क्या है? देखिए, सीटों का अंदाजा लगाना तो उचित नहीं है क्योंकि सीट तो जब चुनाव होंगे तब तय होगा। लेकिन आज की तारीख में यदि हम ध्यान रखें तो जो आज की स्थिति है एनडीए और बीजेपी की, उससे कम सीटें मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में 2024 के चुनाव में आने वाली है। यदि आज भी चुनाव हो तो भी मुझे उसकी संभावना कम लगती है। उसकी एक बड़ी वजह जो है, जो मुझे समझ में आती है, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे शीतल जी ने बात की, शीतल जी बहुत साफ तरीके से बात करते हैं, लेकिन संसाधन अगर चुनाव के जीत का कारण होते तो फिर तेलंगाना में तो बीआरएस की सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीत गई। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीत गई। हिमाचल में भी शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहाँ कांग्रेस जीत गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का आपने जिक्र किया, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी लेकिन वो हार गए। और 1977 को याद कीजिए, तमाम तरह की एजेंसीज, तमाम तरीके के साधन, तमाम तरह की व्यवस्था कांग्रेस और इंदिरा गांधी के पास थी, लेकिन जनता पार्टी वहाँ आ गई। तो चुनाव जनता के तय करने से होते हैं मोटे तौर पर। यदि जनता को आप ये बात कन्विंस कर सकें कि ये सरकार ठीक नहीं है, ये सरकार इस देश को डुबो रही है, ये सरकार आपको बेरोजगार बना रही है, ये सरकार महंगाई की मार मार रही है, ये सब मुद्दे होते हुए भी क्या आप मैं इनको दो चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। एक मुद्दे हैं, क्या आप उसके लिए कन्विंस कर पा रहे हैं वोटर को। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या इंडिया गठबंधन जितने सारे मुद्दे हैं, क्या उस पर जनता को कन्विंस करने के स्थिति में है आज की तारीख में, या माहौल ये बना है कि भाई इस मोदी सरकार को हटाए बिना काम नहीं चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा जब हमने की तो उसका मुझे लग रहा था कि एक कॉन्सेप्ट या एक माहौल बनेगा कि भारत टूट रहा है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन क्या वो बना? खुद राहुल गांधी जी कहते रहे कि जहां मैं गया वहां बहुत मोहब्बत मिली, तो वो अलग इशू है। तो क्या ये मुद्दा बन पा रहा है? क्या देश में इस तरह का माहौल बन रहा है? अब फैक्ट्स को देखें, यदि 2019 के चुनावों के नतीजे देखें तो मैं देख रहा हूं कि 341 सीटों पर 50% से ज़्यादा वोट मिले 2019 में। उसमें से 224 सीटें अकेली भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 11 राज्यों में उनको 50% से ज़्यादा वोट मिला। उसमें हिमाचल जैसे 69% है, राजस्थान में अलग है, गुजरात में 65% है, वो अलग इशू है, लेकिन 11 राज्यों में। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 17 राज्यों में जीरो है। यूटी और कांग्रेस के राज्यों को मिला लें, 3 राज्यों में उसे 60% वोट मिले हैं, केरल है, पंजाब है और तमिलनाडु। अब उसके अलावा जो हिस्सा है उसमें नहीं है। और यदि इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो मैं देख रहा हूं, मतलब मैं केवल फैक्ट्स पर बात कर रहा हूं, कि जितनी जगह पर कांग्रेस को टिकट वोट मिले हैं या सीट्स मिली हैं, वो ज़्यादातर माइनॉरिटी वाले राज्य हैं जहां पर माइनॉरिटी वोट असर डाल रहा है। उसमें केवल छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो सभी राज्य, पंजाब हो, केरल हो, तमिलनाडु, वहाँ सभी जगह पर माइनॉरिटी वोट का एक बड़ी हिस्सेदारी है। अब ये बड़ी बात हो गई। दूसरी बात, लगातार पिछले 19 से 2024 तक मौजूदा सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, कल्याणकारी योजनाएं, और उससे वो कितनी फ़ायदे हुई नहीं हुई, लेकिन उससे एक 28 करोड़, ऑलमोस्ट करीब करीब एवरेज जो है 28 करोड़ लाभार्थी बना है। 28 करोड़ लाभार्थी नहीं भी दे रहा, यदि उसमें से भी कुछ कम कर ले तो 20 करोड़ लाभार्थी एक ऐसा है जो वोट उनके पक्ष में दिखाई देता है, मोदी सरकार से नाराज नहीं है, इसको ऐसा कह लें। यदि कुछ लोग नाराज हों तो पक्ष में नहीं है, तो मोदी सरकार से नाराज नहीं है। एक और बड़ा इशू हो गया राम मंदिर का, जिसको हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और उससे जोड़ते रहे। लेकिन मैं फिर से इस बात पर कर रहा हूं कि बिना राम मंदिर के इशू के भी भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। अब आप यहाँ पर ये कह सकते कि नहीं साहब, उस समय तो 2019 में बालाकोट और पुलवामा हो गया था, है ना, लेकिन 2014 में तो पुलवामा बालाकोट नहीं हुआ था, तब भी 282 सीटें मिली हैं। और मैं उसको एक और नेगेट करता हूं कि बालाकोट को जो लोग जिक्र करते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6% वोट ज़्यादा मिला है 2014 के मुकाबले, लेकिन 6% वोट मिलने के बाद भी उसे उतनी सीटें नहीं मिली, केवल 28 सीटें बढ़ी हैं, 30 सीटें बढ़ी हैं। यदि तो बालाकोट का
वो होता तो 6% वोट से तो बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ सकती थी, तो वो नहीं बढ़ी हैं। अभी मुझे लग रहा है, मैं ज़्यादा सीटों का अंदाजा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट इस सब दौरान बढ़ेगा, लेकिन वो सीटों में कितना बदलता है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी सीटें हैं उन पर, और इसीलिए जो 50 सीटें टॉप की हैं जो 2019 में रहीं, जिनका मार्जिन ज़्यादा था, उसमें से 50 में से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये सारे ऐसे कारण हैं। और अभी जो निर्भरता के बाद मैंने की, मोदी जी की निर्भरता जो है वो एक नेगेटिव है, पर वो तो बाद की बात है ना। हाँ। अभी तो फिलहाल मोदी जी हैं। नहीं, मोदी जी की तो निर्भरता का मतलब बहुत सारे एमपी जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल पर भी होती है, वो केवल मोदी जी के नाम से जीत रहे हैं, तो क्या वो नुकसान करेंगे? और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी, जो मुझे ऐसी सूचना मिलती है कि 60-70 एमपीज के टिकट कट सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइज है, बाकी इस पर हम ओके। विजय जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा रहेगा इस बार इसके चुनाव में? अगर टॉप 2-3 मुद्दे, अगर टॉप 2 मुद्दे मैं समझता हूँ, एक तो मोदी की गारंटी जो है, जो एक भरोसा वोटर का है वो है, और राम मंदिर बड़ा मुद्दा। और मैं संजय जी की इस बात से सहमत हूँ। आप याद कीजिए, आप हम लोग बात करते हैं 2 से 180 पर 186 पर पहुँच 182 पर पहुँच गए। 84 में तो जो चुनाव हुआ इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन पर हुआ, तो वो पूरा चुनाव चला गया और उसमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन संजय जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं, उस इलेक्शन में भी 1984 के इलेक्शन में जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीती है, उसमें वो 91 सीटों पर नंबर 2 थी। तो मतलब कोई इतना बड़ा नुकसान उनका नहीं था। और उसके बाद वो 85 पर आई है। और उसके बाद 89 और 91 केवल 2 चुनाव थे जो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को इशू बनाकर लड़े हैं। हाँ। उसके बाद 96 जब वाजपेयी जी रहे तो उन्होंने राम मंदिर का इशू नहीं बनाया। 98 में तो उसको ठंडे बस्ते में रख ही दिया गया, 99 में रख दिया गया, और 2004 2009 में भी वो नहीं आया, 2014 में भी नहीं आया, 2019 में भी उस टाइम क्योंकि दिखाने के लिए कुछ था भी नहीं ना, कुछ था भी नहीं। लेकिन राम मंदिर उस तरह से बड़ा इशू नहीं। आप सोचिए, वाजपेयी सरकार के वक्त तो उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हाँ, और उसको मुद्दा इसलिए भी तो नहीं बनाया ना विजय जी, क्योंकि कहते क्या नहीं था। तो आज तो वो पहली बार ऐसा है कि 2024 में राम मंदिर उनको मुद्दा बनाने के लिए एक मौका मिला है, जिस पर वो उसको यूज कर सकते हैं, एनकेश कर सकते हैं। और जिस तरह से लाखों लोग वहां जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है, और आप सोचिए इसको, मतलब मैं समझता हूं कि मुझे इस बात कैसे कहनी चाहिए नहीं समझ आ रहा, लेकिन ये राम मंदिर का मुद्दा 500 साल के अत्याचार या जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से लेकर राम मंदिर का निर्माण आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी परतें बनी हुई हैं, लेयर्स बनी हुई हैं। मतलब क्या आप ये इशारा कर रहे हैं विजय जी कि इस बार का नतीजा, अगर राम मंदिर के इस निर्माण के बाद, खुलने के बाद कोई अंडरकरंट चल रहा है जो हम नहीं देख पा रहे, तो चुनाव का नतीजा हैरानी भरा भी हो सकता है? हो सकता है। अंडरकरंट तो चल ही रहा है, आप देख नहीं पा रहे या देखना नहीं चाह रहे, ये अलग इशू है। बल्कि मैं समझ रहा हूँ दक्षिण भारत में भी वो अंडर करंट के तौर पर चल रहा है, और वोट परसेंटेज तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में भी बढ़ेगा। और उत्तर भारत में या हिंदी बेल्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई सीटें उनकी जो 100% है, 90% है, जो भी है, उसमें से कुछ कम हो सकती है। बढ़ेंगी तो उत्तर प्रदेश, जहां पर उनके पास अभी एक स्पेस बचा हुआ है, वहां बढ़ भी सकती है। ओके, अब पंकज जी, विजय जी एक कमेंट और बस, आपके हिसाब से कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं? कम तो ज्यादातर लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं, कहां बढ़ेंगी? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य लगता है जहां पर तस्वीर साफ दिखाई देती है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र में कुछ हो सकता है कि कुछ बढ़ जाए। वेस्ट बंगाल में यदि सीए को लेकर ममता जी ने कुछ बड़ा इशू बनाया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सीट वहां बढ़ सकती है, बाकी जगह नहीं। मैं नीतीश जी पर एक छोटी सी बात करना चाहता हूं कि नीतीश जी के एनडीए में आने से एनडीए को शायद कोई फायदा ना हो, सीटों के में तो वैसे भी कोई जगह नहीं बची है उसमें, लेकिन इंडिया गठबंधन में वो रहते तो शायद वहां उसका बड़ा फायदा हो सकता था। अब मैं इस बात से, शीतल जी की बात से सहमत हूं कि तेजस्वी जी को कुछ सीटें मिल सकती हैं, उनके लिए एक पूरा वहां पर बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। तो इंडिया गठबंधन को फायदा होता अगर वो दोनों लोग साथ रहते, तो एक बड़ा नंबर वहां पर वो हासिल कर सकते। विजय त्रिवेदी कह रहे हैं कि अगर एनडीए में जो नीतीश कुमार को लाया गया है उसका मकसद एनडीए को फायदा पहुंचाना कम और शायद इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाना ज्यादा था, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही, याद रखिए, इस इंडिया गठबंधन की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी।